सूर्यनगर की गलियों में रात के 11:59 हो चुके थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी। हरिशंकर वर्मा अपनी दुकान की मेज पर झुके हुए थे। मेज पर रखी तेल की ढिबरी की लौ धीमी गति से कांप रही थी, जिससे दीवारों पर लंबी परछाइयां नाच रही थीं। हरिशंकर के हाथ में एक सुनहरी जेब घड़ी थी। उन्होंने अपने अंगूठे से घड़ी के ढक्कन को धीरे से दबाया। धातु के टकराने की एक धीमी और बारीक आवाज हुई। उन्होंने घड़ी के कांटों को गौर से देखा। सेकंड की सुई अपनी जगह पर अटकी हुई थी, जैसे वह किसी अदृश्य बाधा से टकरा रही हो। हरिशंकर ने अपनी सांसें रोक लीं। दुकान के भीतर का तापमान अचानक गिर गया। मेज पर रखी पुरानी चाबियों का गुच्छा खड़खड़ाया और फिर शांत हो गया। उन्होंने घड़ी को कान के पास लगाया। एक अजीब सी गूंज सुनाई दी, जैसे घड़ी के अंदर कोई छोटा सा पहिया घिस रहा हो। बाहर खिड़की के पास एक पतंग की डोर हवा में फड़फड़ा रही थी, लेकिन वह भी एक पल के लिए स्थिर हो गई। हरिशंकर ने अपनी उंगलियों से घड़ी के पेंच को थोड़ा और घुमाया। धातु के घर्षण की आवाज दुकान में गूंज उठी। घड़ी के भीतर के गियर एक अजीब लय में घूमने लगे। हरिशंकर की नजरें घड़ी के केंद्र पर टिकी थी। रात के 12 बजने में अब सिर्फ कुछ ही सेकंड बाकी थे। उन्होंने घड़ी को कसकर पकड़ लिया। अचानक घड़ी के भीतर से एक भारी और गहरी टिक की आवाज आई। न उस भारी टिक की आवाज के बाद दुनिया पूरी तरह से थम गई। हरिशंकर के सामने रखे चाय के प्याले से उठती भाप हवा में जम गई थी, जैसे कोई पारदर्शी पत्थर हो। खिड़की के बाहर एक पतंग आसमान में बिना किसी हलचल के लटकी थी। उसकी डोर लोहे की तार की तरह सीधी थी। हरिशंकर ने चलने की कोशिश की, लेकिन फर्श की चरमराहट भी एक भारी गूंज बनकर रह गई। उन्होंने अपनी सुनहरी घड़ी को देखा, जिसके कांटे गायब हो चुके थे, और वहां एक गहरा भंवर घूम रहा था। तभी मेज के कोने पर बैठे पीतल के तोते टिकू ने अपनी गर्दन घुमाई और कहा, मालिक, समय कैद हो गया है। हरिशंकर ने दुकान का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन बाहर की दुनिया एक पेंटिंग की तरह जमी हुई थी। घड़ी अब उनके हाथ में गर्म होने लगी थी, जैसे वह कोई जलता हुआ कोयला हो। दुकान के बाहर से एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। मीरा त्रिवेदी की आवाज थी, जो घबराहट से भरी हुई थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन उसकी उंगलियां लकड़ी से टकराते ही वापस छिटक गईं, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो। मीरा ने अपनी जादुई छड़ी को हवा में घुमाया, लेकिन छड़ी से निकलने वाले रोशनी के गोले हवा में ही ठिठक गए। वे छोटे छोटे चमकते हुए बिंदु थे, जो अब आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। मीरा ने छड़ी को जोर से झटका दिया, पर वह पत्थर की तरह भारी हो गई। उसने फिर से चिल्लाकर कहा, हरिशंकर, मेरी ताश की गड्डी हवा में ही अटक गई है। क्या वहां भी सब कुछ जम गया है? हरिशंकर ने दुकान का दरवाजा खींचकर खोला। लकड़ी के पल्लों के बीच घर्षण की आवाज हुई, जैसे कोई पुरानी मशीन जबरदस्ती चल रही हो। मीरा बाहर खड़ी थी। उसका एक पैर हवा में उठा हुआ था, जो जमीन पर नहीं टिक पा रहा था। उसने अपनी छड़ी को हरिशंकर की ओर बढ़ाया, लेकिन छड़ी का सिरा हवा में एक अदृश्य बाधा से टकराकर रुक गया। हरिशंकर ने अपनी जेब घड़ी मीरा को दिखाई। घड़ी के भीतर के गियर अब भी अजीब तरह से कांप रहे थे। मीरा ने अपनी छड़ी के सिरे से उस घड़ी को छूने की कोशिश की। जैसे ही छड़ी का सिरा घड़ी के कांच से मिला, हवा में एक तेज झंझनाहट हुई। मीरा की छड़ी का सिरा जैसे ही घड़ी के कांच को छूता है, एक तीव्र सफेद रोशनी दुकान के भीतर फैल जाती है। हरिशंकर अपनी आंखें मलता है, लेकिन रोशनी इतनी तेज है कि सब कुछ सफेद दिखाई देता है। टिकू अपनी धातु की चोंच से एक तीखी आवाज निकालता है। छड़ी और घड़ी के बीच से एक अदृश्य ऊर्जा की लहर निकलती है, जो दुकान की मेज को दो हिस्सों में चीर देती है। हवा में तैरते हुए चाय के कतरे अब तेजी से घूमने लगे हैं, एक भंवर का रूप ले रहे हैं। मीरा का हाथ छड़ी पर जकड़ा हुआ है। हरिशंकर उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसके पैर जमीन से ऊपर उठ जाते हैं। दुकान की दीवारें अब ठोस नहीं रहीं। टिकू हवा में गोल गोल घूमते हुए चिल्लाता है, पकड़ो, यह समय का बहाव है। हरिशंकर
मीरा का हाथ थाम लेता है। वे एक साथ उस भंवर के केंद्र में समा जाते हैं। रोशनी का एक जोरदार धमाका होता है और दुकान की छत गायब हो जाती है। हरिशंकर महसूस करता है कि उसके हाथ में पकड़ी हुई घड़ी अब धड़क रही है। वे तेजी से एक अनंत सुरंग में गिर रहे हैं। तेज हवा का शोर अचानक थम गया। हरिशंकर, मीरा और टिकू एक नरम सतह पर गिरे। वे हिंदी अंकों की एक बहती नदी के किनारे थे, जहां 1, 2 और 3 जैसे अंक पानी की लहरों की तरह चमकते हुए आगे बढ़ रहे थे। नदी के पार एक विशाल पुल था जो सुनहरे गियरों से बना था। टिकू ने अपने पंख फड़फड़ाए और चिल्लाया, देखो, यह संभावनाओं का बाजार है। हरिशंकर ने ऊपर देखा। बाजार में हवा में तैरती हुई कांच की छोटी छोटी बोतलें थीं। हर बोतल के अंदर भविष्य के पल कैद थे। एक बोतल में किसी बच्चे की पहली हंसी गूंज रही थी, तो दूसरी बोतल में किसी नए त्योहार की रंगीन रोशनी नाच रही थी। मीरा ने एक बोतल को छुआ तो उसके भीतर से आने वाली खुशबू ने उसे एक पुरानी याद में धकेल दिया। वहां हर पल की अपनी कीमत थी। हरिशंकर ने देखा कि बाजार की जमीन भी चलती हुई घड़ियों के पेंडुलम से बनी थी। टिकू एक दुकान के पास जाकर रुका। हरिशंकर ने महसूस किया कि यह जगह समय का केंद्र है। उन्होंने सावधानी से कदम आगे बढ़ाया। गियरों के पुल पर धातु की खनक गूंज रही थी। अचानक सुनहरे गियरों का घूमना बंद हो गया। पुल पर सन्नाटा छा गया। हवा का तापमान गिर गया और नदी के अंक जम गए। हरिशंकर ने पीछे मुड़कर देखा तो पुल के अंत में एक विशाल आकृति उभर रही थी। वह कालरानी थी। उसकी देह मंदिरों की नक्काशी और तारों की रोशनी से बनी थी। उसके हर कदम के साथ जमीन पर कंपन हो रहा था। वह सीधे हरिशंकर के सामने आकर रुकी। उसने अपना हाथ उठाया और उसके उंगलियों के बीच से समय की रेत गिरने लगी। कालरानी की आवाज गूंजी जैसे पत्थर आपस में टकरा रहे हों। उसने हरिशंकर की ओर इशारा किया, तुमने अपनी दुकान बचाने के डर से कल को कैद किया है। हरिशंकर के हाथ कांपने लगे। उसने अपनी जेब में रखी उस सुनहरी घड़ी को निकाला जो अब बेजान लग रही थी। कालरानी ने आगे बढ़कर कहा, बदलाव से डरना समय को रोकने जैसा है। हरिशंकर ने नीचे देखा। उसके पैर के पास के गियर जंग खाकर काले पड़ रहे थे। उसने मीरा की ओर देखा जो स्तब्ध खड़ी थी। टिकू ने अपनी चोंच बंद कर ली। उसने घड़ी को जमीन पर रखा। घड़ी के अंदर की सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगीं। एक भारी दबाव उसके सीने पर महसूस हुआ। घड़ी के जमीन पर गिरते ही पुल के केंद्र में लगा मुख्य गियर जोर से चीखा। धातु के रगड़ने की तीखी आवाज पूरे बाजार में गूंज उठी। गियर अपनी धुरी से फिसलने लगा, जिससे पूरा पुल थरथराने लगा। हरिशंकर ने संतुलन खोया और नीचे की ओर झुके। टिकू हवा में उछला और चिल्लाया, पकड़ो इसे, वरना सब बिखर जाएगा। अचानक एक जादुई तूफान ने पुल को अपनी चपेट में ले लिया। यह कोई सामान्य हवा नहीं थी, बल्कि बिखरे हुए समय के कणों का एक हिंसक भंवर था। मीरा ने अपनी छड़ी घुमाई, लेकिन तूफान के दबाव ने उसके हाथ से रोशनी के गोले छीन लिए। हरिशंकर ने देखा कि पुल के गियर एक दूसरे से टकराकर टूट रहे थे। सुनहरे टुकड़े हवा में उड़कर नदी के अंकों में समाने लगे। कालरानी पीछे हट गई। हरिशंकर ने गियर के पास दौड़ लगाई। उसके जूते धातु की सतह पर फिसल रहे थे। तूफान की तीव्रता इतनी थी कि वे मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहे थे। मीरा ने चिल्लाकर कहा, अगर यह गियर पूरी तरह गिर गया तो कल हमेशा के लिए खो जाएगा। हरिशंकर ने अपने दोनों हाथों से मुख्य गियर के किनारे को पकड़ने की कोशिश की। धातु जल रही थी, लेकिन उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। तूफान की गति तेज हो गई और पुल का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे अंकों की नदी में गिर गया। तूफान का केंद्र अब पुल के उस हिस्से पर था जो टूट चुका था। हरिशंकर का शरीर धातु के गियर को थामे हुए कांप रहा था, जबकि नीचे समय की नदी के अंक हिंसक रूप से उबल रहे थे। मीरा ने अपने दुपट्टे को हवा में लहराया। जैसे ही तूफान की ऊर्जा उससे टकराई, दुपट्टा सामान्य कपड़े की तरह नहीं, बल्कि पिघले हुए तारों की तरह चमकने लगा। वह तेजी से फैलने लगा
उसकी लंबाई पुल के टूटे हुए गैप को पार कर गई। मीरा ने अपनी पूरी ताकत से उसे दूसरी तरफ के गियर के खंभे पर लपेट दिया। दुपट्टा अब एक ठोस, चमकते हुए रोशनी के पुल में बदल चुका था। यह पुल तूफान की हवाओं को काटते हुए एक स्थिर मार्ग बना रहा था। हरिशंकर ने देखा कि दुपट्टे की चमक से तूफान का वेग थोड़ा कम हुआ है। मीरा के चेहरे पर पसीना था, उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। रोशनी की वह लकीर अंधेरे के बीच एक मजबूत आधार बन गई थी। टिकू ने उड़कर उस रोशनी के पुल को परखा। उसकी धातु की सतह अब ठंडी और ठोस थी। मीरा चिल्लाई, अभी। हरिशंकर, इसी रास्ते से गियर तक पहुंचो। हरिशंकर ने उस रोशनी के पुल पर कदम रखा। उसके पैरों के नीचे से एक ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। तूफान अभी भी गर्जना कर रहा था, लेकिन अब उनके पास एक रास्ता था। हरिशंकर ने एक लंबी छलांग लगाई और मुख्य गियर के बिल्कुल करीब पहुंच गया। हरिशंकर मुख्य गियर के सामने खड़ा था। विशाल धातु का चक्र अपनी धुरी से बाहर निकलकर लड़खड़ा रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से गियर के भारी किनारों को जकड़ा। धातु की सतह ठंडी और खुरदरी थी। उसने पूरी ताकत झोंक दी। उसकी नसें तन गईं और पैरों ने नीचे की सतह को मजबूती से दबाया। टिकू तेजी से उड़कर गियर के पीछे पहुंचा। उसने अपनी चोंच में एक छोटा, चमकता हुआ स्क्रू दबा रखा था। टिकू चिल्लाया, मालिक, बाईं ओर जोर लगाइए, छेद बिल्कुल सामने है। हरिशंकर ने दांत भींचे और गियर को 1 इंच दाईं ओर खिसकाया। घर्षण की तेज आवाज के साथ गियर अपनी जगह पर सरकने लगा। टिकू ने सही समय पर स्क्रू को उस छेद में डाल दिया। एक जोरदार क्लिक की आवाज पूरे पुल पर गूंज उठी। गियर स्थिर हो गया। अचानक पुल के नीचे बह रही अंकों की नदी की गति धीमी हो गई। गियर के दांतों में से सुनहरी चिंगारियां निकलने लगी। समय का प्रवाह जो रुका हुआ था, एक धीमी धड़कन के साथ फिर से शुरू हुआ। समय का मुख्य गियर अब पूरी तरह से अपनी धुरी पर घूम रहा था। पुल के नीचे बहने वाली अंकों की नदी ने अपनी लय पकड़ ली थी। हरिशंकर, मीरा और टिकू ने एक दूसरे की ओर देखा। अचानक उनके चारों ओर का जादुई भंवर एक तेज रोशनी के धमाके के साथ बिखर गया। वे तीनों एक झटके के साथ सूर्यनगर की दुकान के फर्श पर वापस आ गिरे। दुकान के अंदर सन्नाटा था, लेकिन बाहर से आवाजें आने लगी थीं। खिड़की से सूरज की पहली किरण अंदर आई और मेज पर रखी जेब घड़ी पर पड़ी। घड़ी की सुइयां टिक टिक करने लगी। हवा में लटकी हुई चाय की बूंदें कप में गिर गईं। बाहर सड़क पर पतंगें फिर से हवा के झोंकों के साथ ऊपर उठने लगी। मीरा ने अपनी छड़ी को नीचे किया। रोशनी के गोले गायब हो गए। हरिशंकर ने राहत की एक गहरी सांस ली। उसने अपनी दुकान का दरवाजा खोला। बाहर सूर्यनगर की गलियां फिर से जीवंत हो उठी थीं। एक फेरी वाले की आवाज गूंजी, ताजी सब्जियां ले लो। पास के मंदिर से घंटियों की गूंज सुनाई दी। सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले था, लेकिन हरिशंकर की जेब में वह घड़ी अब शांत थी। उसने घड़ी को मेज पर रखा और खिड़की के बाहर उगते सूरज को देखा। कुछ महीने बीत चुके थे। सूर्यनगर की उसी पुरानी दुकान के बाहर एक नया लकड़ी का बोर्ड टंगा था। उस पर लिखा था, वर्मा और त्रिवेदी प्रैक्टिकल मैजिक और इम्पॉसिबल रिपेयर स्कूल। दुकान के भीतर अब पुरानी घड़ियों के बजाय जादुई खिलौने और गियर बिखरे पड़े थे। टिकू दुकान के काउंटर पर गर्व से खड़ा था। उसने अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए जोर से कहा, आज का सबक है, समय को मत रोको, उसे बनाओ। दुकान के अंदर की मेजों पर बच्चे बैठे थे। वे धातु के छोटे गियरों को जोड़कर उड़ने वाले खिलौने बनाना सीख रहे थे। हरिशंकर एक कोने में खड़ा होकर यह सब देख रहा था। उसने अपनी पुरानी जेब घड़ी को मेज पर रखा और उसे खोलकर देखा। अब वह उसे कैद नहीं कर रहा था, बल्कि उसके कलपुर्जों को समझकर नए खिलौने बना रहा था। मीरा पास ही खड़ी थी। उसने अपनी छड़ी से एक खिलौने को हल्का सा छुआ, जिससे वह हवा में तैरने लगा। हरिशंकर ने मीरा की ओर देखा और मुस्कुराया। बाहर की गलियों में बच्चे हंसते हुए दौड़ रहे थे। सूरज की रोशनी दुकान के भीतर आ रही थी
और गियरों पर चमक रही थी। हरिशंकर ने खिड़की के बाहर देखा, जहां भविष्य की संभावनाएं एक नए सवेरे की तरह खिल रही थीं।